हेलो स्टूडेंट्स, टीम बॉर्न इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। जैसा कि हम एनवायरनमेंट की वीडियोस को स्टडी कर रहे हैं, अलग अलग टॉपिक्स हम अब तक पढ़ चुके हैं। अब तक हमने 5 टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एनवायरमेंटल कोऑर्डिनेट्स कर्व। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस पर अल्टरनेट ईयर्स में तो क्वेश्चन आता ही आता है। कई बार कंटिन्यूसली भी लगातार 1-2 साल भी इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले है कि जो ये एनवायरमेंटल कोऑर्डिनेट्स कर्व जो है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट करता है रिलेशन बिटवीन एनवायरमेंटल अपग्रेडेशन या फिर डिग्रेडेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। जैसे जैसे डेवलपमेंट इकोनॉमी का बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे जो आपका पर्यावरण है उसका डेवलपमेंट का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको ये कर्व रिप्रेजेंट करता है। बहुत ही इजी सा टॉपिक है। यदि आप इसको समझेंगे, वीडियो को एंड तक और हाई पिक्चर क्वालिटी में देखेंगे तो डेफिनेटली आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ कि जो हमारा एनवायरनमेंट है और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका रिलेशन एनवायरनमेंट कोऑर्डिनेट हाइपोथेसिस या EKC एनवायरनमेंट कोऑर्डिनेट कर्व के साथ दिखाया जाता है। जो EKC है बेटे, जहाँ पर ये लिखा हुआ है इसका मतलब है कि हम बता रहे हैं एनवायरनमेंट कोऑर्डिनेट कर्व के बारे में। EKC से पता चलता है कि जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, स्टार्टिंग में जो आपका पर्यावरण है वो डाउन जाता है, गिरता है। लेकिन जब आप डेवलपमेंट के एक फिक्स लेवल तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद जो आपका समाज है वहाँ पर फिर आप सोचना शुरू कर देते हो एनवायरनमेंट के बारे में और धीरे धीरे अपग्रेडेशन यानी कि सुधार होना शुरू कर देते हैं और वहाँ से एनवायरनमेंट जो पर्यावरण की गिरावट का स्तर जो है वो कम हो जाता है। जो आपका एनवायरनमेंट कोऑर्डिनेट कर्व है, इसके लिए औचित्य क्या है। सबसे पहले है कि आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण के स्तर में गिरावट आना, ये हमने अपने आप से कोई बात नहीं मान ली, हमने इसको एक्सपीरियंस किया है। ये एक अनुभव जन्य साक्ष्य है, यानी कि ये हमारा एक एम्पेरिकल एविडेंस है। हमने बहुत सारी स्टडीज की, अमेरिका में हाई लेवल पर इस पे स्टडी की गई और ये पाया गया कि जैसे जैसे अमेरिका में आर्थिक विकास का स्तर बढ़ा, वैसे वैसे वहाँ पर एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए एफर्ट्स किए जाने लगे। उन्होंने कहा कि हमने एक कार यानी कि जो गाड़ियाँ होती हैं उनके उपयोग के बारे में स्टडी की। हमने देखा कि जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई वैसे वैसे हाई क्वालिटी कार्स को उपयोग में लाया जाने लगा। ये हाई क्वालिटी कार्स का मतलब ये वो कारें थी जो अपना काम प्रॉपर करती थी, लेकिन पर्यावरण के प्रदूषण, वायु प्रदूषण में ये कमी लाती थी। मतलब लोगों ने ये नहीं सोचा कि ये कार महंगी है, उन्होंने इस बात पर फोकस किया कि ये कार महंगी है कोई बात नहीं, लेकिन क्या ये वायु प्रदूषण को ज़्यादा तो नहीं कर रही है। जो चीज़ें वायु प्रदूषण को बढ़ा रही थी, जो कारों की ब्रांड, उनकी धीरे धीरे मार्केट से डिमांड कम होगी। गवर्नमेंट ने उन कारों को धीरे धीरे हटा दिया। इसका मतलब क्या है कि लोगों की इनकम बढ़ी तो उन्होंने पर्यावरण पर फोकस किया, अपने पैसे पर फोकस नहीं किया और पर्यावरण के स्तर में सुधार आया। नेक्स्ट है कि विकास के साथ साथ अतिरिक्त आय। विकास का मतलब क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा है कि एक ग्रोथ होती है, एक डेवलपमेंट होती है। ग्रोथ का मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय का लगातार बढ़ना। डेवलपमेंट जो है ना, वो प्रति व्यक्ति लगातार आय वृद्धि के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ों पर फोकस करती है। यानी कि जब आर्थिक विकास होता है तो वहाँ पर आप अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स का पूरा करने के बाद भी आपके पास बहुत सारी आय
बच जाती है। और अब आपकी इनकम का लेवल यदि विकास बढ़ रहा है, यानी कि आपकी इनकम का लेवल ऊपर जा रहा है, और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे जो है ना आप फिर इस चीज़ पर फोकस करना शुरू कर देते हो कि एनवायरनमेंट के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। फिर आप एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हाई कीमतों का भुगतान, मतलब अच्छी कीमतों का भुगतान करने के लिए भी तैयार हो जाते हो। वास्तविक जीडीपी के विपरीत जीवन स्तर पर ध्यान केंद्रित करें। मतलब जो हमारे क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरीज हैं वो बात करती थी रियल जीडीपी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पर भी हम ये कहते हैं कि हम वास्तविक जीडीपी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ग्रोथ रेट क्या है, इन चीज़ों को फोकस करके ही आगे काम करते हैं। तो आर्थिक विकास और जीवन स्तर जो है ना, मतलब आपका क्वालिटी ऑफ लाइफस्टाइल, उसके बीच में कहीं ना कहीं आपका रिलेशन डाउन हो सकता है, लेकिन लाइफस्टाइल पर आपको ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है और गवर्नमेंट भी इस चीज़ पर फोकस करती जा रही है। बेहतर तकनीक, यानी कि आप इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। यदि आप लॉन्ग रन के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहते हैं तो उसके लिए जो है ना हम बात करते हैं हाई क्वालिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। जहाँ पर हाई टेक्नोलॉजी के साथ क्या होता है कि आपका प्रोडक्शन का लेवल बढ़ता चला जाता है, ठीक है। रॉ मटेरियल के साथ साथ हम हाई आउटपुट को, मतलब हमारा उत्पादन बढ़ रहा है, रॉ मटेरियल हम कम यूज़ कर रहे हैं लेकिन आउटपुट ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है ना, उन्होंने अब क्या किया कि फ्यूल की खपत, यानी कि जो हम उसमें ऑयल डलवाते हैं, जो सीएनजी डलवाते हैं या पेट्रोल मतलब डीजल डलवाते हैं, उसकी खपत कम करने के लिए उन्होंने अलग अलग तरह के ऐसे ऐसे इंजन बनाए हैं जो हाइब्रिड हैं, और जो उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की है कि कम फ्यूल के साथ आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हो। और कम फ्यूल बर्न होने का मतलब है कि पोल्यूशन का कम होना, ठीक है। उसके बाद है कि सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी। जैसे सोलर एनर्जी जो है ना वो डेवलपमेंट, उसकी डेवलपमेंट मतलब उसके विकास के साथ साथ क्या हो रहा है, अब हमें इलेक्ट्रिक की ज़रूरत कम, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत कम पड़ रही है। अब हमें पता ही है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम किसकी मतलब क्या यूज़ करते हैं, कोयला जलाते हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे ही हमने सोलर प्लेट्स लगाई, अब सोलर से बनने वाली लाइट्स जो है ना, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे आप अपने कॉलेज स्कूल की बिल्डिंग देखते हैं, हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग देखते हैं, रेलवे का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर भी जाकर देखो तो आसपास बहुत सारी सोलर प्लेट्स लगी रहती हैं। वो क्या है, वो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, और इससे क्या हुआ है कि पर्यावरण में सुधार हुआ है। सोलर एनर्जी की लागत कम आती है, और सबसे बड़ी बात है कि ये क्लीन टेक्नोलॉजी है, इससे कोई भी प्रदूषण नहीं फैलता। सरकारी विनिमय की भूमिका, यानी कि गवर्नमेंट का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। आर्थिक विकास और विकास पर जीडीपी के हिस्से के रूप में सरकार जो है ना वो अपनी आय को देखती है। सरकार जो है ना कोशिश करती है कि जो एनवायरमेंटल एक्सटर्नलिटीज़ हैं उसको सॉल्व किया जाए, ठीक है ना। वो टैक्स लगाती है, फिर उन टैक्स को जो है ना अलग अलग तरह से एक्सचेंज करती है, और इस तरीके से मतलब वो टैक्स की इनकम को यूज़ करती है कि वो चीज़ों पर खर्च करे जो स्वास्थ्य और जीवन स्तर को नुकसान ना पहुंचाएं। जो नुकसान पहुंचाती हैं उन पर उसको खर्च नहीं करना, ठीक है। अब है कि जो आपका ईकेसी का मतलब पता है ना, एनवायरनमेंट कोऑर्डिनेट्स कर, ये प्रति व्यक्ति आय और पर्यावरण की अवनति, यानी कि जो एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है उसके अलग अलग इंडिकेटर्स के बारे में बताता है। जैसे जैसे हमारा आर्थिक विकास होता है, स्टार्टिंग में प्रति व्यक्ति आय हमारी कम होती है, जैसे जैसे आय बढ़ती है तो धीरे धीरे प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता चला जाता है। क्यों? क्योंकि आय बढ़ेगी तो हम स्कूटर खरीदेंगे, बाइक खरीदेंगे, नई नई और चीज़ें खरीदते हैं, ठीक है ना। ऐसी ऐसी चीज़ें, एसी खरीदते हैं जिनसे कि एनवायरनमेंट जो है ना वो डिग्रेड होता है। स्टार्टिंग में हम सिर्फ और सिर्फ लेजर्स को सोचते हैं, वहाँ पर हम एनवायरनमेंट की बात नहीं करते जब तक कि हमारी इनकम का लेवल बहुत ज़्यादा नहीं होता। फिर जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती जाती है
फिर हम सोचने लगते हैं कि हमें ऐसी चीज़ें खरीदनी चाहिए जिससे जो है ना हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं और हमारे एनवायरनमेंट में भी किसी भी तरह की कोई भी अवनति ना हो। और इस कारण से जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय लगातार बढ़ती चली जाती है तो पर्यावरण की अवनति, जो एनवायरनमेंट हमारा डिग्रेड हो रहा है, उसमें भी कमी आनी शुरू हो जाती है। यानी कि आर्थिक विकास के साथ साथ एनवायरनमेंट में सुधार आना शुरू हो जाता है। जो हमारा एनवायरमेंटल कर्व जो है ना वो मतलब एनवायरनमेंट का डिग्रेड कर्व जो है वो बेल शेप का होता है। देखो कैसे, यहाँ पर जो है ना ये हमारा एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन है, यानी कि एनवायरनमेंट जो है ना कैसे कैसे हमारा खत्म होता जा रहा है, अवनति उसकी कैसी हो रही। ये है आपकी पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। ये हमारा एक पीक पॉइंट है जहाँ पर हमारी इनकम का लेवल वो है जहाँ पर हम एनवायरनमेंट को सबसे ज़्यादा डिग्रेड करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, स्टार्टिंग से ऐसे ये हमारा बेल शेप्ड हो गया, इसको हम कहते हैं EKC, एनवायरमेंटल कोऑर्डिनेट्स कर्व। यहाँ पर वो क्या कहता है कि जैसे जैसे पहले प्रति व्यक्ति आय 0 थी तो एनवायरनमेंट की कोई डिग्रेडेशन नहीं थी, ठीक है। जैसे जैसे हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़ती जा रही है, एनवायरनमेंट भी ये देखो क्या होता जा रहा है, डिग्रेड, अवनति जो है वो बढ़ती जा रही है। इस पॉइंट, जैसे सपोज कीजिए ये पॉइंट आपका M है, जहाँ पर आपकी इनकम जो है ना OY है, OY इनकम पर सबसे ज़्यादा सबसे हाईएस्ट है एनवायरनमेंट की, पर्यावरण की अवनति। उसके बाद जब हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, हमारी इनकम का लेवल जो है ना पर कैपिटा इनकम यदि अब इस पॉइंट के बाद बढ़ती है, फिर हम केवल और केवल अपने लेजर्स के बारे में नहीं बल्कि एनवायरनमेंट की डिग्रेडेशन के बारे में भी सोचना शुरू कर देते हैं। और फिर क्या होता है, ये देखिए जैसे ही इनकम बढ़ी, इनकम OY से OY1 हो गई। अब देखो एनवायरनमेंट की डिग्रेडेशन क्या हो गई, पहले से कम हो गई। और इनकम बढ़ेगी तो एनवायरनमेंट की डिग्रेडेशन और ज़्यादा कम होती चली जाएगी। जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे पर्यावरण की अवनति का स्तर भी कम होता चला जाएगा, यानी कि हम पर्यावरण के बारे में ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब जो हमारा एनवायरनमेंट कोऑर्डिनेट्स का जो है ना, इसके इफेक्ट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले है कि जब एक अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पूर्व औद्योगिक यानी कि स्टार्टिंग में इंडस्ट्रियलाइजेशन कम है और एग्रीकल्चर का प्रोमिनेंट रोल होता है, तो पर्यावरण जो है ना वो आमतौर पर औद्योगिक आर्थिक गतिविधियों से प्रदूषण को फैलाता है। हम चाहते हैं बस हमारी इंडस्ट्रीज बढ़े, चाहे पर्यावरण तो कितना भी खराब क्यों ना हो जाए। तो वहाँ पर हम पर्यावरण से, वो इंडस्ट्री से फैलने वाले प्रदूषण के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होते। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता चला जाता है, फिर क्या होता है, पर्यावरण का लेवल, प्रदूषण का लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है, प्राकृतिक संसाधनों की कमी होने शुरू हो जाती है। फिर हमें महसूस होता है कि यार ये तो कुछ गलत हो रहा है, हमें इसको रोकना चाहिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद भी यदि कोई एफर्ट्स नहीं करता और यदि ये डेवलपमेंट ऐसे ही जारी रहती है तो धीरे धीरे कर्व जो है ना, जैसे यहाँ पर हुआ है, वापस इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है, पर्यावरण में स्वच्छता आनी शुरू हो जाती है, लोग बाग सफाई की तरफ ध्यान देना शुरू करते हैं क्योंकि उनको सांस लेने में मुश्किल है। जैसे कि हमारे देश में हम कई बार देखते हैं, जैसे आजकल भी कहते हैं ना कि दिल्ली की हवा बहुत ही ख़राब है, बहुत ही पोल्यूटेड है। अभी पिछले कुछ दिनों में तो स्कूल्स भी, प्राइमरी स्कूल्स बंद कर दिए थे, व्हीकल्स का आना जाना बंद कर दिया था जो कि पेट्रोल डीजल से चलते थे, हैवी व्हीकल्स की एंट्री अभी तक भी बंद है। तो ये सब क्या है, ये मतलब हमने देखा कि दिल्ली में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब उस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं, यानी कि वायु की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए हम एफर्ट्स कर रहे हैं और इसके लिए लोग अपनी आय भी
खर्च करने के लिए रेडी हैं। यानी कि लोग बाग इस कर्व से हमें पता चलता है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हम एनवायरनमेंट की इम्प्रूवमेंट के लिए, एनवायरनमेंट हमारा किसी भी तरह से हानि ना हो उसके लिए एफर्ट्स करने के लिए तैयार हो जाते हैं और पैसा भी खर्च करते हैं। अब है कि एनवायरनमेंट कुजनेट्स का जो है ना वो डेवलप हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या क्या। हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से, कुछ सालों से, मतलब अलग अलग देशों में जैसे ये जो क्लाइमेट चेंज है, जो जलवायु परिवर्तन है, वो बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। यूनाइटेड नेशंस जैसा जो ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे वर्ल्ड में काम करती है, उस जैसे संगठन ने भी प्राकृतिक आपदा को संसार के सभी देशों पर प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है। बहुत सारे जगह जगह जो है ना समिट्स होते हैं, जगह जगह मतलब बहुत सारी डिबेट्स होती हैं इस चीज़ पर। तो उसके लिए 1997 में भी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसे क्योटो प्रोटोकॉल कहा गया। तो जो ये हस्ताक्षर किए गए इसको क्योटो प्रोटोकॉल कहा गया। इसका मेन उद्देश्य था ग्रीन हाउस गैसेस की क्वांटिटी को कम करना। ये कई बार आ जाता है 2 नंबर में क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ना वो बेसिकली जो हमारे वातावरण में जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं उनकी पहचान करना, विकसित देशों के वातावरण में पाए जाने वाले जो पर्यावरण जो का वो प्रदूषण का निसारण जो है ना, मतलब प्रदूषण को फैलने का जो स्तर जो है ना उसको कम करना, इसकी आवश्यकता पर बल दिया गया। 2008 से 2012 के बीच में ग्रीन हाउस गैसेस का स्तर जो है ना वो 1990 से 5.2% तक कम करने की डिमांड की गई थी। 2005 में 178 कंट्रीज ने इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे और 2008 में अपनी कंट्री में भी क्योटो प्रोटोकॉल लागू किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको बड़ा ध्यान से पढ़ना। इस पर आपका 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है। ग्रीन हाउस गैसेस जो है ना उसके निसारण के में विशेषकर जो है ना हमारी क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण मानी जाती है। और इसी के कारण जो है ना हमारे प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए ही हमने ये क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे, ताकि हम जो है ना कुछ प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए कार्बन डाइऑक्साइड के जो फैलाव जो है ना उसको कम कर सके। कुछ विकसित देशों ने जो है ना इस हस्ताक्षर पर, इस प्रोटोकॉल पर साइन करने से मना कर दिया, तो कोई बात नहीं। वो क्या कहते हैं, उनका एक मेन लॉजिक ये था कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा वैसे वैसे जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड तो फैलेगी, लेकिन उसकी कुछ सीमाएं निश्चित होनी चाहिए। ठीक है ना। तो उनकी ये अवधारणा थी कि जीडीपी के विकास के साथ, कि जैसे जैसे जीडीपी का विकास होता है वैसे वैसे प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, परंतु एक लेवल के बाद ऑटोमेटिकली कम होना भी शुरू हो जाता है। इसीलिए हमें इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योटो प्रोटोकॉल पर साइन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो आर्थिक विकास और प्रदूषण के बीच का जो विश्लेषण जो है ना उस पर ध्यान बल दिया गया। ये संबंध बहुत ही मुश्किल है, ये बहुत सारी बातें इस पर डिपेंड करती हैं कि जैसे हमारा मतलब पोल्यूशन जो है ना और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनका रिलेशन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि किसी देश का साइज कितना है, हमारा रीजनल स्ट्रक्चर कैसा है, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ कर रहे हैं, एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण की डिमांड क्या है, मतलब लोग किस तरह के एनवायरनमेंट की डिमांड कर रहे हैं। इसके लिए जो है ना हम यदि पर्यावरण पर नुकसान हो भी रहा है तो उस पर हम किस तरीके का खर्च कर रहे हैं। हमने ये देखा कि जो हमारा एनवायरनमेंट कुजनेट्स कर्व जो है ना वो इस शेप का होता है। तो यहाँ पर इसमें ये दिखाया गया है कि जो हमारा ये है कि स्टेजेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्टेज है, ये वो स्टेज है जब आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी स्टार्ट हुई थी, ये आपकी इंडस्ट्रीज का ग्रोथ पॉइंट है। और जब आपकी इंडस्ट्रीज ग्रो कर चुकी, अपने लेवल को अचीव कर चुकी, ये पोस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो चुकी, लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्रीज जो है ना अगर सोचने लग जाती हैं कि हमें पर्यावरण को भी बचाना है, वो इस तरीके से एफर्ट्स करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का निसारण जो है ना उसको कम करना,
ठीक है ना, ग्रीन हाउस गैसेस का के लिए एफर्ट्स करना और ग्लोबल वार्मिंग की तरफ ध्यान देना, इन सब चीज़ों के पर वो फोकस करने लग जाती हैं, और जिसके कारण धीरे धीरे जो है ना आपका जो ECC है वो EKC डाउन आना शुरू हो जाता है। यहाँ पर क्या दिखाया गया है इसमें कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के साथ साथ असमानता पहले बढ़ती है, फिर धीरे धीरे कम होनी शुरू होती है। इनइक्वालिटी दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन या फिर पोल्यूशन का स्तर क्या है। इसमें ये बताता है कि जब स्टार्टिंग में पोल्यूशन बढ़ता है, फिर टर्निंग पॉइंट आता है, और उसके बाद प्रदूषण का स्तर जो है ना वो यानी कि कम होना शुरू हो जाता है और इसकी शेप यू आकार की हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका था एनवायरनमेंट कुजनेट्स कर्व, ये इसकी सीमाएं हैं कि ये जो है ना अनुभव हमने किया कि इसके जो है ना मिले जुले से हमें रिव्यू मिली है कि कई बार ऐसा होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने से प्रदूषण का स्तर में कमी आए, लेकिन कई बार ऐसा हो ये भी ज़रूरी। प्रदूषण जो है ना वो केवल आय के कारण नहीं बढ़ता, इसके और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि आबादी कितनी है, गवर्नमेंट कंट्रोल की इफेक्टिवनेस क्या है, इकोनॉमी का डेवलपमेंट का स्तर क्या है। ग्लोबल पोल्यूशन जो है ना वो बहुत सारे विकसित अर्थव्यवस्थाएं जो है ना उन्होंने बढ़ाया हुआ है। वो देखती हैं कि सेवा क्षेत्र यानी कि जो आपका सर्विस सेक्टर है उसमें इंडस्ट्रीज और डेवलपमेंट कम हो रहा है, लेकिन अभी भी जो हमारे विकासशील देश जो है ना वो ऐसे सामानों का वहाँ से मंगवा रहे हैं जो कि एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन करते हैं। वो लोग विकसित देश बड़े चालाक हैं, वो अपने देशों में इस तरह की चीज़ें नहीं बेचते, लेकिन वो क्या करते हैं विकासशील देशों में बेच देते हैं, क्योंकि उनको क्या है कि उनके देश में वो उनकी आय बढ़ रही है और एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन जो है ना वो दूसरे देशों में हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी आलोचना ये है कि वो पर्यावरण की किस्म के बारे में वास्तविक आंकड़े हमारे पास अभी भी उपलब्ध नहीं है, ये सबसे बड़ी आलोचना है। इसकी आलोचना इस आधार पर भी की गई है कि इसमें समय श्रृंखला की विशेषताओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया है, यानी कि टाइम एलिमेंट्स पर कोई भी इम्पोर्टेंट व्यू नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये था आपका एनवायरनमेंट कुजनेट्स कर्व। इसके विषय में जो भी आपके कमेंट हो, जो भी आपके डाउट हो, वो मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। पढ़ते रहिए, स्टडी करते रहिए एंड स्कोर द वेरी गुड मार्क्स। हैव अ नाइस डे।